हेलो लर्नर्स। आइए राजनीतिक दल जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसकी यात्रा को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। आ, आज हम राजनीतिक दल को दो वर्गों में बांटेंगे, एक राष्ट्रीय दल और एक प्रांतीय दल या क्षेत्रीय दल। अंग्रेजी भाषा में जो राष्ट्रीय दल है उन्हें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है और जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उन्हें रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से। प्यारे लर्नर्स, राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऐसे दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे संघ में या संघ की अनेक इकाइयों में है। पूरे संघ का मतलब पूरे देश में, और अनेक इकाइयों का मतलब 2, 4, 6, 10 राज्यों में इन दलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, अस्तित्व होने का मतलब है कि यहां लोग इनको वोट देते हैं। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दल वे दल हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं या जिनका अस्तित्व पूरे देश में है। ठीक है, वर्तमान परिस्थिति में अगर आप देखेंगे तो भारत में 6 दल ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दर्जा मिला हुआ है। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा लेने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को कितनी वोट परसेंटेज चाहिए और कितनी सीटें चाहिए। तो इसके लिए जो शर्त है वो कहती है, चुनाव आयोग कहता है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा के चुनाव में पड़े कुल मतदान का 6% प्राप्त कर ले या 4 विधानसभाओं में कुल पड़े मतदान का 6% प्राप्त कर ले, दोनों में से एक कंडीशन पूरी हो जाए, और उसके साथ साथ लोकसभा में किन्हीं 4 सीटों को हासिल कर ले, यानी कि वोटिंग परसेंटेज कितना 6% और सीटें कितनी मिल जाए, 4 सीटें मिल जाए लोकसभा चुनाव में, तो हम उस दल को कहेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, अभी वर्तमान में चुनाव आयोग ने 6 दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता दी है। ठीक है, चुनाव आयोग जब भी कोई राजनीतिक दल बनेगा तो उसका अपना पंजीकरण कहां कराना होता है, चुनाव आयोग में। तो चुनाव आयोग ने वर्तमान में 6 पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टीज घोषित कर रखा है। तो आइए इन 6 पार्टियों के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा इनकी आइडियोलॉजी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जिसे आमतौर पर कांग्रेस कह दिया जाता है, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से अगर नाम लिया जाए तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका जो चुनाव चिन्ह है उससे आप परिचित हैं, हाथ का पंजा। ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी भारत के आजाद होने से पहले ही बनी और दुनिया की जो सबसे पुरानी पार्टियां हैं उनमें से एक है। ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं कि इसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसके विचार क्या है, क्योंकि प्यारे लर्नर्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के विचार ही उसके कार्यक्रम और उसकी नीतियों को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो जो कांग्रेस पार्टी है वो कहती है कि हम धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, जैसे हिंदू मुस्लिम, यहां धर्म का तात्पर्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनसे है। तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो भारत है उसका कोई एक इंडिविजुअल रिलीजन नहीं होगा, सभी धर्मों को समान संरक्षण मिलेगा। ठीक है, समानता का व्यवहार सभी धर्मों के साथ किया जाएगा, तो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है। इसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक समुदाय है या कमजोर वर्ग है उनके हितों के लिए इन्हें काम करना है, ये इनकी विचारधारा है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी थी वो जब हम आजाद हुए तो सबसे बड़ा दल भी था, और कहें तो एक ही दल था जिसका अस्तित्व पूरे भारत में था। तो कांग्रेस पार्टी के सामने समस्या आई कि वो पूंजीवाद की तरफ चले या समाजवाद की तरफ चले। ठीक है, पूंजीवाद को दक्षिण पंथ भी कहा जाता है। ठीक है, और जो हमारा समाजवाद है उसे हम वाम पंथ भी कहते हैं। अब इन दोनों के बीच का रास्ता कांग्रेस पार्टी ने चुना। दोनों के बीच का रास्ता आप तब समझ पाएंगे जब आप इन दोनों शब्दों को समझोगे, दक्षिण पंथ और वाम पंथ को। देखिए दोस्तों, जो वाम पंथ है वो कहता है कि हम
वामपंथी जो विचारधारा है उसके अनुसार पूरे देश में जितने भी संसाधन हैं या जितनी भी उत्पादन इकाइयां हैं उन पर नियंत्रण या उन पर कंट्रोल सरकार को करना चाहिए, ताकि सरकार समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कर सके, यानी कि समाज में सभी एक ही स्तर पर रहें, आर्थिक रूप से सबके पास बराबर बराबर पैसा रहे। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज का मालिक कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सरकार है। ठीक है, जबकि जो दक्षिण पंथ है जिसे आप पूंजीवाद भी कहते हो, वो कहता है कि सरकार को उत्पादन की इकाइयों पर नियंत्रण करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसे बाजार पर छोड़ दो, लोग बिजनेस करेंगे, लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, विनिर्माण उद्योग में जाएंगे, कुछ चीजें बनाएंगे, कुछ बेचेंगे, तो जो बाजार है वो अपने आप ही जो है चलता रहेगा। और जब दक्षिण पंथ की विचारधारा के अनुसार से चलेंगे तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की आर्थिक जो स्थिति है वो ऊपर होगी और एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति नीचे होगी। ये बिजनेस क्लास हो जाएगा, ये लेबर क्लास हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं आर्थिक सत्रीकरण। तो इसमें क्या होगा, आर्थिक स्त्रीकरण हो जाता है पूंजीवाद में, लेकिन वामपंथ में सारे रिसोर्सेज का मालिक सरकार होती है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सभी बराबर होते हैं। अब कांग्रेस ने सोचा कि हम मध्यम मार्ग से चलते हैं। मध्यम मार्ग का मतलब हुआ दोनों ही, यानी कि कुछ उत्पादन इकाइयों पर सरकार का नियंत्रण रहेगा और कुछ उत्पादन इकाइयों को हमने बाजार पर छोड़ दिया। कोई भी विनिर्माण उद्योग में जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट इंडिविजुअल है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत गहरे कंसेप्ट हैं दोनों ही, लेकिन अभी आपको इस क्लास में इतना ही समझना है कि वामपंथ समाजवाद क्या है कि सरकार का नियंत्रण हो, और दक्षिण पंथ यानी कि पूंजीवाद कहता है कि बाजार को मुक्त छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसको राजनीतिक दल का दर्जा मिला हुआ है, वो पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। जब हम बीजेपी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आप सभी परिचित हैं कि इनका जो चुनाव चिन्ह है वो है कमल, कमल का फूल। ये पार्टी 1980 में बनी और प्यारे लर्नर्स, ये जो पार्टी है ये भारतीय संस्कृति के आधार पर भारत का निर्माण करना चाहती है, आधुनिक भारत का निर्माण करना चाहती है। और क्योंकि ये भारतीय प्राचीन संस्कृति पर आधारित है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये हिंदुत्व का विचार रखती है, हिंदू पक्ष की ओर है। ठीक है, हिंदुत्व का विचार रखने का मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक को दरकिनार करना है, ये बात आप समझिएगा। हिंदुत्व का मतलब है कि जो भारत की प्राचीन संस्कृति है उसको हमें आगे लेकर जाना है और इस आधुनिक युग में भारत को एक बेहतरीन जो देश है वो साबित करना है हमें। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि ये समान नागरिक संहिता के फेवर में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, बीजेपी पार्टी कहती है, इसके विचारधारा है कि सबके लिए जो नियम और कानून है वो बराबर होने चाहिए। इसमें हिंदू के लिए अलग नियम, सिख के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग नियम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ धर्मांतरण पर रोक के पक्ष में है कि किसी का भी धर्म ना बदला जाए। और इन्होंने जो इनके विचार थे वो था जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को हटाना, ये भी इनकी विचारधारा थी और ये वहां से हट भी चुकी है। जैसे ही वहां केंद्र में बीजेपी पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो धारा 370 को वहां से हटा दिया गया। इसके साथ साथ राम मंदिर का निर्माण कराना भी इनका एक उद्देश्य था और वो राम मंदिर का निर्माण भी जो है आप प्यारे बच्चों जानते हैं अयोध्या में हो चुका है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा। ठीक है, प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित है और प्राचीन भारतीय संस्कृति पर आधारित होगी तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करेगी, कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेगी, यानी कि हिंदुत्व की तरफ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आई बहुजन समाज पार्टी। प्यारे लर्नर्स, बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई। काशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की और उन्होंने बहुजन एक अलग से समुदाय लिया। बहुजन समुदाय में कौन कौन लोग उन्होंने लिए कि भाई दलित, आदिवासी और पिछड़ी जातियां। ठीक है, इसके साथ साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भी हैं उनको शामिल किया कि भाई हम दलितों के लिए काम करेंगे, आदिवासी लोगों के लिए काम करेंगे, पिछड़ी जातियों के लिए काम करेंगे और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम करेंगे, यानी कि बहुजन समाज के अधिकारों के लिए कार्य करेंगे।
ठीक है। अभी बहुजन समाजवादी पार्टी की जो बागडोर है वो मायावती जी के हाथों में है और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी चौथी पार्टी बनी वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। ये लोग, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो देख पाएंगे आप, दराती, हथौड़ा और एक स्टार। अब ये इनकी जो विचारधारा है वो मार्क्सवादी और लेनिनवाद में आस्था रखते हैं। प्यारे छात्रों, मैं थोड़ी सी देर थोड़ा सा समय आपका लूंगा और मैं आपको बता दूं कि मार्क्सवादी होने का तात्पर्य है मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स एक फिलोसोफर हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस जिन्होंने की है, समाज को अच्छे से जिन्होंने जाना है और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी, दास कैपिटल। ठीक है। और उस बुक के अनुसार कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आने वाले समय में या जो जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, दुनिया में जाति और धर्म ये समाप्त हो जाएंगे और दो वर्गों में दुनिया बट जाएगी। एक बिजनेस, जिनको उसने बुर्गीज कहा, और एक जो है वो वर्किंग क्लास, जिसको उन्होंने प्रोलिटेरिएट कहा। यानी कि एक तो बिजनेसमैन हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे, और एक वर्ग हो जाएगा मजदूर। ठीक है। और कार्ल मार्क्स कहते थे कि उसके बाद इन दोनों के बीच में हिंसक विरोध होगा, हिंसक झड़पें होंगी और कहीं ना कहीं मजदूर फिर से बिजनेसमैन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है, मजदूर का पैसा ही इकट्ठा करता है और अपने अपनी अपनी जो आर्थिक हालात है वो उससे बेहतर कर लेता है। उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि कोई आदमी जितना ज्यादा अमीर है इसका मतलब उसने उतना ही मजदूरों का शोषण किया है। तो ये भी विचार हैं, हम इनको नकार नहीं सकते, लेकिन हिंसक होना ठीक नहीं है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में हिंसा मान्य नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन ये विचार रखना कि किसी भी इंडिविजुअल के विचार हो सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो मजदूरों को शोषित करके ही पैसा कमाते हैं। तो ये जो पार्टी है ये मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, इनके लिए जो है लड़ती है या इनके हित के लिए कार्य करती है, चुनाव लड़ती है। और चुनाव लड़ना एक बेहतरीन तरीका है किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का। अगर आपके विचार अलग है तो आप चुनाव लड़िए, जनता आपके साथ होगी, तो आप अपने विचारों के हिसाब से नियम और कानून बना दीजिए। ठीक है। तो ये है हमारी सीपीआईएम पार्टी, मार्क्सवादी, सीपीआईएम। राइट। उसके बाद हमारी जो पांचवी पॉलिटिकल पार्टी बनी, आम आदमी पार्टी, यानी कि आप। राइट। ये जो पॉलिटिकल पार्टी बनी ये बनी 2012 में। ठीक है। 2011-12 में एक भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन हुआ अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, और वहीं से वो जो आंदोलन है वही इस पार्टी का जनक है। हम ये कह सकते हैं कि ये पार्टी उसी आंदोलन से जन्मी है। और इस पार्टी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं यही है कि करप्शन नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट इन्हें काम करना है, और जो राजनीतिक संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको फॉलो करना है। अगर आप इनके नीतियों को देखेंगे, कार्यक्रमों को देखेंगे, तो आपको आभास होगा ये कहीं ना कहीं समाजवाद की तरफ ये पार्टी जाती है। और सामाजिक आर्थिक सत्रीकरण जो होता है, यानी कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो गैप बढ़ता है उसके विरोध में है और चाहती है कि दोनों के दोनों बराबर हो। ठीक है। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टी हमारी आई वो है एनपीपी। प्यारे दोस्तों, नेशनल पीपल्स पार्टी, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है एक बुक का। ठीक है। और ये पार्टी पहली उत्तर पूर्व से आने वाली राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है। इस पार्टी की जो स्थापना की थी 2013 में वो पीएन सांगमा ने की थी। पीएन सांगमा जो कि मेघालय में इसकी काफी वोटिंग परसेंटेज इस पार्टी की रही है। इसके साथ साथ उत्तर पूर्व के कई राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में भी ये पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है। तो ये है भारत की 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाते हैं क्षेत्रीय दल। अब क्षेत्रीय दल कौन से दल हैं? जो पूरे भारत में जिनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन कुछ अलग अलग विशेष राज्यों में जिनका अस्तित्व है। ठीक है। जैसे कि समाजवादी पार्टी, अगर आप उसे देखेंगे तो यूपी में इसकी जो पकड़ है या इसका जो अस्तित्व है वो आप देख पाएंगे कि समाजवादी पार्टी वहां काफी वोटिंग परसेंटेज लेती है। ठीक है। और किसी भी राजनीतिक दल को रीजनल पार्टी या प्रांतीय दल का दर्जा लेने के लिए भी कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। जैसे कि जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां पर जितना टोटल परसेंटेज वोटिंग हुआ है,
कुल मतदान जितना हुआ है उसका 6% उसे मिलना चाहिए। 6% या उससे अधिक तो कितना भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ उस राज्य की विधानसभा में जितने एमएलए चुने गए उनमें कम से कम 2 सीटों पर वो पार्टी जीत जाए, यानी कि उस पार्टी के 2 कैंडिडेट जो एमएलए के हैं वो जीत जाए। तो 6% या उससे ज्यादा वोट मिल जाए या फिर 2 सीट मिल जाए विधानसभा की, तो उस दल को हम कौन से दल का दर्जा दे देते हैं? प्रांतीय दल यानी कि क्षेत्रीय दल का। भारत में वर्तमान में तकरीबन 50 से 60 प्रांतीय दल है, ठीक है, जिन्हें रीजनल पार्टीज कह सकते हैं। और आपको जानकर ये अच्छा भी लगेगा कि कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र में निभाते हैं, क्योंकि जब हम लोकसभा के चुनाव को देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल है ना। तो जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो गठबंधन सरकार बनाते हैं, तो क्षेत्रीय दल भी मुख्य पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं, और जब क्षेत्रीय दल मुख्य पार्टियों के साथ जुड़ेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, जो इश्यूज वो क्षेत्र फेस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं विधायिका के पटल पर आता है और उससे संबंधित नियम, कानून या कार्यक्रम और नीतियां बनाई जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय दल यानी कि जो पूरे देश में जिनका अस्तित्व है, ठीक है। उसके बाद पढ़े क्षेत्रीय दल जिनका अस्तित्व पूरे देश में नहीं है लेकिन कुछ राज्यों में है, ठीक है। अगर राष्ट्रीय दल की बात करें तो हमारे पास 6 राष्ट्रीय दल हैं। अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो हमारे पास 50 से 60 तकरीबन 56 के करीब जो है क्षेत्रीय दल है, ठीक है। तो अगर आप राष्ट्रीय दलों की बात करें तो ये हमारी परिस्थितियां बनी और क्षेत्रीय दलों के लिए ये परिस्थितियां बनी। आशा है आपको कंटेंट समझ में आएगा होगा। जय हिंद, जय भारत।